नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। और आज हम रिवीजन टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। तो मैंने आपको बुक्स तो दे दी है। नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू राइट डाउन द नेम ऑफ द टॉपिक इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। लेट्स राइट डाउन द नेम ऑफ द ब्यूटीफुल टॉपिक कॉल्ड एज इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। So write down, it is a very important topic and easy as well. इस टॉपिक पर क्वेश्चंस आते रहे रेगुलरली और ये टॉपिक इजी भी है, तो हम इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। जस्ट इमेजिन करो कि अगर आपसे कोई गलती हो गई तो हमें क्या करना चाहिए। हमें ये करना चाहिए क्या, मान लीजिए आप कोई खेलते खेलते आपने कोई गलती कर दी, तो हमको आपको क्या बोलना चाहिए, उस गलती को दुरुस्त करना चाहिए और मैं आपको ये बोल दूं कि नहीं आगे से तो खेलेगा ही नहीं। उसी तरीके से जब कभी भी कोई कंपनी इन्वेस्ट करती है पैसा, तो कई बार ऐसा होता है कि कंपनी से गलतियां हो जाती है। अगर कंपनी से गलती हुई तो बेटा जी आपको क्या करना पड़ता है, उस कंपनी को दुरुस्त करने का या उस कंपनी को वापस से रिवाइव करने की कोशिश करनी है। अगर हम उस कंपनी को रिवाइव नहीं करेंगे तो व्हाट हैपेंस कि कंपनी बंद हो जाएगी। बट कंपनी अकेली बंद नहीं होती है, उसके साथ में एक चेन ऑफ इकोनॉमिक रिएक्शन शुरू हो जाती है। कंपनी के जितने भी लोग काम करते हैं वो सारे लोग बेघर हो जाएंगे क्योंकि कंपनी बंद हो गई। यस और नो। एंड वी आर लिविंग ऑन अ टाइम बॉम्ब इन इंडिया बिकॉज वी हैव गॉट सच ए ह्यूज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया। तो ये एक लॉजिकल चीज नहीं है भारत में कि हम कंपनीज को बंद करें। बट एट द सेम टाइम आपको ये भी सोचना जरूरी है कि जब कोई कंपनी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रही है, जब कंपनी ने फ्रॉड किया है, जब कंपनी वायबल तरीके से चल ही नहीं सकती, तो उसमें पैसा जो अटका हुआ है उसको रिलीज कर कर वापस री इन्वेस्ट करना भी बिल्कुल जरूरी है। बेटा जी एक इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन एक ऐसी चीज है कि जिसमें पहले कंपनी को बंद करने के पहले कोशिश की जाती है कि जिसमें अगर हो सके तो हम कंपनी को रिवाइव करें। तो ये रिवाइवल किस तरीके से होता है, आइए हम थोड़ी सी जानते हैं इसकी हिस्ट्री। अगर आपने इकोनॉमिक्स में एक नाम पढ़ा होगा तो उसका नाम है BIFR। BIFR सर क्या था ये, BIFR सुना सुना तो लग रहा है। BIFR था बेटा जी बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। मैं विकिपीडिया से इसको ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ। इसको BIFR कहते थे। हालांकि अब ये BIFR इज नाउ रिप्लेस्ड बाय समथिंग कॉल्ड एज यू नो, यहां पर अगर आप देख पा रहे हो, BIFR इज नाउ ऑलरेडी रिप्लेस्ड विद समथिंग कॉल्ड एज नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, NCLT। और उन्होंने फिर उसके बाद में उसको इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड में लेकर आए। तो एक बार हम इसको पढ़ लेते कि क्या है। The Board of Industrial and Financial Reconstruction was an agency of Government of India, part of the Department of Financial Services of Ministry of Finance, set up in January 1987 by the Rajiv Gandhi government. Its objective was to determine the sickness of industrial companies and to assist in reviving, and to assist in what? Reviving, oh, and to assist in what? Reviving those companies that may be viable. कहाँ चला गया? Okay. That may be viable and shutting down the others. So my dear friend, on December 1, 2016 the Modi government dissolved the BIFR and referred all the proceedings to the National Company Law Tribunal. इसका क्या फायदा हुआ कि इसके वजह से जिस कंपनियों में हमारा पैसा अटका हुआ था, कई सालों से वो कंपनियां काम नहीं कर रही थी, तो उस कंपनियों के पैसे को रिलीज कर कर उस पैसे को वापस से हमने सिस्टम में इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करी और ये भी एक बहुत कामयाब चीज रही। एग्री? मेरा इंटरनेट कनेक्शन जा चुका है, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। सो नाउ लेट मी टेक यू टू द नेक्स्ट स्टेप नाउ। एंड अगर मैं आपको कुछ कंपनियों के नाम बताऊं जिनको सक्सेसफुली रिवैम्प किया गया, तो अगर आपने नाम सुना होगा भेल का, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, तो जी हाँ ये यहां पर देखिए BIFR हैज हैड मिक्स सक्सेस। सम एग्जांपल्स ऑफ सक्सेसफुल रिकवरीज आर द रिकवरीज ऑफ भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भेल इन 1980s एंड मोर रिसेंटली द टर्न अराउंड ऑफ अरविंद मिल, स्कूटर इंडिया। और अगर आप सुन रहे होंगे तो BSNL को रिवाइवल करने की कोशिश कर रहे हैं, एयर इंडिया को रिवाइवल करने की कोशिश की। तो रिवाइवल में किया क्या जाता है, अगर मान लीजिए कंपनी को और पैसे की
ज़रूरत है तो और पैसा दिया जाता है। कई बार कुछ केसेस में अगर आपने देखा होगा तो बैंकों को मर्ज किया गया, तो उसको हम एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन भी बोलते हैं, ताकि वो बैंक्स जो अलग 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 थलग तरीके से काम कर रहे हैं उनको एक साथ मर्ज कर कर भी हम उनसे काम कराया जाए, ताकि वो बड़े बन जाए, और जो चीज़ बड़ी बन जाती है उसको जल्दी से हराना पॉसिबल नहीं होता है। एग्रीड? सो बॉयज एंड गर्ल्स, ये तो थी एक फिलॉसफी कि व्हाट इज दिस टॉपिक ऑल अबाउट इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। तो ध्यान से एक बात सुनना कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के लिए कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको डायरेक्टली अप्लाई नहीं करना है। इसके लिए जो एक स्कीम लिखी जाएगी, स्कीम मतलब जो जितने भी रिलेटेड पार्टीज होंगे, जितने भी पार्टीज उसमें अफेक्ट होंगे, उन सभी पार्टीज को मद्देनजर रखते हुए हम एनसीएलटी के तहत एक स्कीम लिखते हैं। स्कीम को मतलब आप ऐसा समझिए कि एक एग्रीमेंट, एक अरेंजमेंट, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग सभी पार्टीज के बीच में कि किस तरीके से इस कंपनी को हम रिवाइव करेंगे। सो बेटा जी, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से जो जो चीजें जरूरत होगी वो हम एंट्रीज करेंगे। तो प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि यहां पर आपको डायरेक्टली एएस अप्लाई नहीं करना है। मैंने क्या कहा? मैंने ये नहीं कहना है कि मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि एएस अप्लाई नहीं होगा, एएस अप्लाई हो सकता है, बट मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि एएस डायरेक्टली अप्लाई नहीं होते। इसमें क्या अप्लाई होगा? सो स्कीम अप्लाई होती है। और स्कीम क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन ऑल द पार्टीज एज पर दी एनसीएलटी। जरा एक सोचो, आपको इकोनॉमिक्स में और अकाउंट्स में हमने क्या पढ़ा है कि शेयर कैपिटल का रीपेमेंट नहीं हो सकता। मैंने यही पढ़ा है, शेयर कैपिटल का रीपेमेंट नहीं हो सकता कि जब तक कि कंपनी लिक्विडेट या क्लोज नहीं हो जाए। बट इस टॉपिक में हम शेयर कैपिटल का रीपेमेंट बिल्कुल कर सकते हैं। अगर स्कीम ये कहती है कि शेयर होल्डर्स को उनका पैसा लौटा दो, तो हम वो शेयर होल्डर्स का पैसा लौटा देंगे। सो बेटा जी, आप फर्स्ट पेज पर आ जाइए। सो ऑन द फर्स्ट पेज यू विल अंडरस्टैंड दैट इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में हमने रिकंस्ट्रक्शन को दो एंगल से डिस्कस किया है। रिकंस्ट्रक्शन में कौन से दो चीजें हैं? सो वन इज इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन एंड द अदर वन इज एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। अगर आपको याद होगा तो मैंने जो बैंक्स के एग्जांपल दिए थे, सो आप यू कैन राइट डाउन बैंक्स मर्जर। अभी रिसेंटली क्या आपने सुना होगा, एसबीआई बैंक में कुछ बैंकों को मर्ज किया गया। एग्रीड? बैंक ऑफ बड़ौदा में बैंकों को मर्ज किया गया। सो बैंक मर्जर की जब हम बात करते हैं तो बेटा जी वो था एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, जिसमें हम बैंक को स्ट्रांग करने की कोशिश कर रहे थे। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन मतलब क्या होता है कि हम कोई कंपनी के साथ अमालगमेशन मर्जर इस चीजों में नहीं जाते, बट हम जो लोग मौजूदा है उन्हीं मौजूदा लोगों के अंदर हम कुछ एक समझौता करते हैं। जैसे अब भारत सरकार ये ओनर है बीएसएनएल की, तो वो पैसा इन्फ्यूज कर रही है बीएसएनएल में ताकि उसको रिवाइव करा जा सके। तो ये एग्रीमेंट किसके साथ किया हमने? शेयर होल्डर के साथ, ओनर के साथ। और ओनर को कहा कि जी आप इस कंपनी को चलाना चाहते हैं तो थोड़ा सा पैसा और लेकर आइए। या ऐसा भी हो सकता है कि हम क्रेडिटर्स को कहे कि भाई जी हम आपको इतना पैसा नहीं दे सकते। हम बैंक को कहे कि ये सारा पैसा आपका डूब जाएगा अगर हमारी कंपनी डूब जाएगी, तो बेहतर होगा कि आप हमको थोड़ी सी मोहलत और दो। तो इसमें क्या होता है? रीअरेंजमेंट होता है। इसको कहते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, व्हेन यू आर अरेंजिंग विद द एग्जिस्टिंग पार्टीज टू रिवाइव अप द एग्जिस्टिंग कंपनी। ओके, सो उसके मेथड्स कुछ लिखे हुए हैं। उसमें मैंने क्या क्या बोला? अल्टरेशन ऑफ द शेयर कैपिटल, वेरिएशन ऑफ द शेयर होल्डर्स राइट, रिडक्शन ऑफ द शेयर कैपिटल, कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट एंड सरेंडर ऑफ शेयर्स। प्लीज ध्यान में रखना कि इस टॉपिक में अरेंजमेंट, ये जो सारी चीजें वर्डिंग्स है, ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जरा एक बार ध्यान से देखो, मैंने पहला क्या बोला? अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल। इसके अंदर फर्स्ट चीज है सब डिवीजन ऑफ एंड कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स। और दूसरी चीज क्या है बेटा जी? कन्वर्जन ऑफ शेयर्स इनटू स्टॉक और वाइस वर्सा। सो डू यू थिंक सो कि हम इसकी एंट्रीज लिखने की कोशिश करेंगे? सो प्लीज आ जाइए और हेडिंग लिखिए जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज, इस जर्नल एंट्रीज को बिल्कुल हम समझ कर लिखेंगे बेटा जी। जर्नल एंट्रीज जितनी पक्की आपकी जर्नल एंट्रीज, उतना इजीली आपको ये टॉपिक आएगा। तो जरा ध्यान से सुनो क्या होता है। फर्स्ट वन, मैंने कहा कि आपका अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल, ठीक है? तो ऐसा मान के चलिए कि आपके पास 100 रुपए की नोट है। यू हैव गॉट ₹100 की नोट। अब मैं कहूंगा कि इसको सब डिवाइड कर दो। कितनी नोट में? मे बी 10 नोट्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो 10 नोटों में मैंने जब इसको डिवाइड कर दिया तो बेटा जी आपको क्या पता चला? इसको हमने क्या किया? अल्टर कर दिया। इसको हम बोलेंगे सब डिवीजन ऑफ शेयर कैपिटल। एग्रीड?
सो बॉयज एंड गर्ल्स, इसकी एंट्री कैसे होगी? इसकी एंट्री होगी, हम पुराने वाला शेयर, ये पुराना वाला, दिस इज ओल्ड एंड दिस इज न्यू, हम क्या करेंगे? पुराने वाले को रिवर्स करेंगे और न्यू वाले को क्रिएट करेंगे। प्लीज समझने की कोशिश करिए, शेयर कैपिटल को कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। तो हम पुराने वाले शेयर्स को पूरा का पूरा रिवर्स करेंगे और नए वाले शेयर्स को पूरा का पूरा क्रिएट करेंगे। अगर आपको थोड़ा सा शेयर मार्केट में दिलचस्पी होगी तो आपको पता होगा कि शेयर डीमैट फॉर्म में होते हैं, और ये शेयर डीमैट फॉर्म में जब होते हैं तो किसके पास होते हैं? एनएसडीएल या सीएसडीएल के पास, इन डिपॉजिटरीज के पास होते हैं। तो पहले जो शेयर्स उनके पास था वो 100 रुपए का था, बट अब हमें जो शेयर उनके पास रखना है वो 100 रुपए का नहीं है, वो रखना है 10 रुपए का। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? 100 रुपए के पूरे शेयर को रिवर्स करना है और उसको कन्वर्ट करना है 10 रुपए के शेयर में। तो ये एंट्री कैसे होगी बेटा जी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैन आई नॉट से ₹100 ईच, तो ये रिवर्स हुआ 100 का, एंड टू इक्विटी शेयर कैपिटल, in the bracket I'll write down 10 shares into ₹10 each, और ये कितना आ जाएगा बेटा जी? 100। सो इस एंट्री में हमने क्या किया? बीइंग शेयर्स सब डिवाइडेड, बीइंग शेयर्स सब डिवाइडेड। ठीक है, रिवीजन बैच में जो जो चीजें आपको बोली जा रही है वो सारी चीजें आपको बोर्ड पर जो दिख रही है वो सारी चीजें लिखते चले जाना है आपको नोटबुक में। ऑलराइट, सो लेट्स गो ऑन। ये हुआ सब डिवीजन। अब इसी के साथ सेकेंड वाली चीज थी, इसको बोलेंगे सब डिवीजन। इसी के साथ और एक चीज हम समझेंगे, कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स। कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स में क्या होगा? उल्टा होगा। मान लेते हैं कि मेरे पास 20 रुपए के मेरे पास 5 शेयर है और मैं इसको कंसोलिडेट कर कन्वर्ट कर रहा हूं कितने रुपए में? ₹100 ईच। तो अब मेरे पास ओल्ड कौन से हो गए? ओल्ड मेरे पास 20 रुपए का शेयर हो गया और न्यू मेरे पास कितने का हो गया? 100 रुपीज का शेयर हो गया। तो अब मैं उसको कंसोलिडेट करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा? ओल्ड को रिवर्स करूंगा और न्यू को क्रिएट करूंगा। सो माय डियर फ्रेंड, माय एंट्री वुड बी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट in the bracket 5 equity shares into ₹20 each, टू, यहां पर इक्विटी लिख देता हूं, टू इक्विटी शेयर कैपिटल in the bracket I'll write down 1 equity share of ₹100 each, so it will be 100 एंड 100। तो हमेशा ध्यान में रखना, आप किसको रिवर्स करेंगे? यू विल रिवर्स ओल्ड एंड यू विल क्रिएट न्यू। तो आपको क्वेश्चन पढ़ते वक्त ध्यान में रखना कि जब कंसोलिडेट करना है तो आप पहले ओल्ड को रिवर्स करेंगे, ओल्ड की शेयर वैल्यू फेस वैल्यू कितनी थी वो रिवर्स करें, और जो नई फेस वैल्यू क्रिएट करनी है उसको आप क्रिएट करके रख दीजिए, समथिंग लाइक दिस। एग्रीड? Yes. So boys and girls, this was something called as subdivision of shares and consolidation of shares, और इसको हम कहते हैं अल्टरेशन ऑफ द शेयर कैपिटल। ऑलराइट, सो बॉयज एंड गर्ल्स, इसमें से हमने 2 पॉइंट्स को तो सीखा, सब डिवीजन सीखा, कन्वर्जन ऑफ शेयर्स इनटू स्टॉक और वाइस वर्सा, ये सीखना जरूरी है। अब स्टॉक में क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि हमें शेयर्स को बहुत फाइनाइट हिस्सों में हम उनको डिवाइड करना चाहते हैं। जैसे म्यूचुअल फंड में हम चाहते हैं कि म्यूचुअल फंड को हम पॉइंट्स में भी डिस्कस कर सके। जैसे हम शेयर्स को कभी ऐसा बोल सकते हैं क्या 1.029 शेयर्स? नहीं, बट हम म्यूचुअल फंड को ये जरूर बोल सकते हैं। तो कई बार क्या होता है कि एक ग्रुप ऑफ शेयर्स को टेकन टुगेदर हम संबोधित क्या करते हैं? एज अ स्टॉक। तो बट फिलहाल के लिए बेटा जी हम इन एंट्रीज पर अभी ध्यान नहीं देंगे। सब डिवीजन और कंसोलिडेशन हमने देखा, ये हो गया। नाउ लेट्स कम डाउन टू द वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर्स राइट। ये बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज है, इंटरेस्टिंग। नाउ व्हाई इट इज इंटरेस्टिंग? अगर इसको लॉजिकली समझोगे तो मजा आएगा आपको। ठीक है, तो मैंने इसके लिए एक चीज ओपन करके रखी है इंटरनेट पर। तो ये देखिए क्या है, ये मैंने टाटा मोटर्स के शेयर्स को मैं ओपन कर रहा हूं। अगर आप इधर देखेंगे, चलो पहले मैं सर्च इंजन में जाता हूं यहां पर और मैं सर्च करता हूं कि भाई मुझे टाटा मोटर्स के शेयर्स बताओ। अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो टाटा मोटर्स के आपको 2 शेयर्स देखने को मिलेंगे। वारंट्स अब एप्लीकेबल नहीं है, वारंट्स है नहीं, मैं देख चुका हूं। ये 2 चीजें हैं। सो टाटा मोटर्स ये नॉर्मल शेयर है और टाटा मोटर्स लिमिटेड डीवीआर। आई रिपीट, टाटा मोटर्स, जब मैं इधर सर्च करता हूं
तो टाटा मोटर्स लिमिटेड डीवीआर के नाम से कोई एक चीज आती है, और दूसरा आता है टाटा मोटर्स वारंट्स, और एक आता है टाटा मोटर्स। ये जो टाटा मोटर्स है ये प्लेन इक्विटी शेयर है, देख लीजिए ये प्लेन इक्विटी शेयर है यहां पर, जिसकी रेट चल रही है 158.15। बट जब मैं क्लिक करता हूं टाटा मोटर्स लिमिटेड डीवीआर, तो बेटा जी इसकी रेट अलग है। बट ध्यान रहे ये दोनों ही शेयर्स ही है, इक्विटी शेयर्स ही है, क्योंकि जो स्टॉक मार्केट में ट्रेड होते हैं वो क्या होता है बेटा जी, शेयर्स ही होते हैं। बट इन दोनों के डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स है, इनके दोनों के डिफरेंशियल डिविडेंड राइट्स है। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो इसका ईपीएस देखिए, इसका ईपीएस में अगर आपको दिखाऊं, इधर ईपीएस लिखा हुआ है 3.4। बट अगर मैं आपको टाटा मोटर्स का ईपीएस दिखाऊं इधर, टाटा मोटर्स का ईपीएस दिखाऊं इधर, तो ये टाटा मोटर्स का ईपीएस नील दिख रहा है, ऑलमोस्ट नील दिख रहा है। एम आई कम्युनिकेटिंग? सो कुल मिलाकर बोलने की बात क्या है सर जी, जब इक्विटी शेयर्स, एक ही कंपनी के इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स इशू हो, या डिफरेंशियल क्या बोलते हैं उसको, डिविडेंड राइट इशू हो, तो हम उसको क्या बोलते हैं कि शेयर होल्डर्स, वेरिएशन इन शेयर होल्डर्स राइट। मतलब दो शेयर होल्डर ही रहेंगे, दोनों स्टॉक मार्केट में ही ट्रेड होंगे, बट दोनों के डिविडेंड राइट और वोटिंग राइट में जब फर्क हो, तब हम उसको क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर्स विद डिफरेंशियल राइट्स। तो हम चलिए इसके बारे में भी एंट्रीज को चेक करते हैं। सो बॉयज एंड गर्ल्स प्लीज राइट डाउन हेडिंग वेरिएशन इन shareholders right. I will write down the next heading, variation in shareholders rights। ठीक है, सो आई विल राइट डाउन कि पहले मेरे पास प्रेफरेंस शेयर्स थे, समझाने के लिए सबसे इजी एग्जांपल लेते, पहले मेरे पास प्रेफरेंस शेयर्स थे 9% प्रेफरेंस शेयर्स। अब हम क्या कर रहे हैं, उस 9% प्रेफरेंस शेयर्स को वी आर कन्वर्टिंग इनटू 12% प्रेफरेंस शेयर्स। तो आपको लग रहा है क्या कि हमने इनके डिविडेंड राइट को चेंज किया है? सो देखो जरा एक बार एग्जांपल लिखो, प्रेफरेंस शेयर 9% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 each will be converted into 12% प्रेफरेंस शेयर्स। ओके, तो यहां पर पहले इनका वोटिंग राइट कितना था, 9% था, अब वोटिंग राइट कितना है, 12%। ओ आई एम सो सॉरी, वोटिंग राइट नहीं, डिविडेंड राइट। पहले डिविडेंड राइट कितना था, 9%, अब डिविडेंड राइट कितना है, 12%। तो हम क्या करेंगे, ओल्ड प्रेफरेंस शेयर को रिवर्स करेंगे और न्यू प्रेफरेंस शेयर को क्रिएट करेंगे। तो हमेशा हमारी एंट्री में क्या होता है, ओल्ड को रिवर्स करो और न्यू को क्रिएट करो। ये हम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में जो जो हमारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को हम चेंज कर रहे हैं उन सभी की अकाउंटिंग कर रहे हैं। तो हमारी एंट्री क्या होगी बेटा जी, 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट। तो अभी तक हमने क्या क्या देख लिया बेटा जी, अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल, और अगर शेयर्स के राइट्स चेंज होते हैं तो। अब कुछ बच्चे ऐसे सोचेंगे कि सर इसकी एंट्री की क्या जरूरत थी, वाई एंट्री इज रिक्वायर्ड। एंट्री इसलिए रिक्वायर्ड है क्योंकि जो पुराने शेयर्स है वो पूरी तरीके से रिप्लेस होंगे। जैसे एक एग्जांपल देखो, आपके पास एफडी है ना, और या फिर मान लेते हैं आपके पास डिबेंचर है, डिबेंचर का रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% था, अब वो 9% चेंज करके 12% करना है, तो वो डिबेंचर सर्टिफिकेट में स्क्रैच कर कर 9 का 12% नहीं करेंगे, वो पूरा का पूरा रिवर्स करना पड़ेगा, वो पूरा का पूरा वापस लेंगे और आपको नए डिबेंचर इशू करेंगे, नए सर्टिफिकेट्स इशू करेंगे। इसीलिए पूरा का पूरा ओल्ड वाला वैल्यू रिवर्स करना है और न्यू वाला वैल्यू क्रिएट करना है। This is how the entry is made. Is that okay? So boys and girls, with this we have done with what, variation in shareholders right। कोई भी वेरिएशन होगा तो पुराने वाले को रिवर्स करना है और जो नए राइट्स के साथ जो भी चीज क्रिएट हो रही है उसको क्रेडिट करना है। Am I communicating? All right friends, now boys and girls we are going to write down reduction of share capital। Write down the heading, reduction of share capital। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, इन द ब्रैकेट आई विल राइट डाउन पेज नंबर 4, इसको रेफर करना है, पेज नंबर 4 इसको रेफर करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल इस टॉपिक का बेहतरीन और इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, सो अगर आप थ्योरी में आ रहे हो तो इसके बारे में भी हम बात कर रहे हैं, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल।
लेट्स गो ऑन। सो रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल में मैं ऐसे लिख रहा हूं, व्हेन, लिखिए आप भी मेरे साथ, व्हेन लाइबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स is reduced in respect of unpaid amount on the shares held by them। ठीक है, इसको बेटा प्लीज ध्यान से समझना क्या हो रहा है, प्लीज एक बार एकदम फोकस करना। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, आपके पास एक शेयर है, उस शेयर के ऊपर लिखा हुआ है फेस वैल्यू ₹100। एक्चुअली हुआ ऐसा था कि हम इसके कुछ पैसे मंगाने वाले थे। कैसे मंगाने वाले थे? सो एप्लीकेशन में हमने इससे मंगाए ₹30, अलॉटमेंट में हमने इससे मंगाए 30, फर्स्ट कॉल में हम इससे मंगाने वाले हैं 35, लेट्स टेक एन एग्जांपल अराउंड 20, और फाइनल कॉल में भी हम मंगाने वाले थे इससे 20। ये मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको बोल रहा हूं। अब इसमें से हमने इतना पैसा कॉल कर लिया है, ये भी कॉल कर लिया है, और मैं इधर लिखूं कॉल्ड और इधर लिख देता हूं पेड, और इसको भी कॉल्ड कर दिया, और ये भी पेड हो गया, पेड हो गया, पेड हो गया। ये वाला कॉल अभी तक किया नहीं है, नॉट येट डन, नॉट येट। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि कोई कंपनी बोल रही है कि भाई मेरे को पैसा नहीं संभाले जा रहा है और हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, तो क्या हम शेयर होल्डर को और डुबाएंगे? क्या हम उनसे और पैसे मंगाएंगे और पैसे मंगाएंगे कर उनको फिर और डुबाएंगे? नहीं, हम क्या करेंगे भाई साहब, हम उनको बोलेंगे कि देखो सर, हमारे एक शेयर की फेस वैल्यू 100 जरूर तय हुई थी, और अगर हम चाहे तो आपसे 20 रुपए मंगा सकते हैं और आपको हमें देने पड़ेंगे, बट हमें पैसे की जरूरत नहीं है अभी, वो किसी भी कारणवश हो सकता है। आप इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हो, आपको पैसे की जरूरत नहीं है, आप शेयर होल्डर्स को कह रहे हो कि हम आपकी लाइबिलिटी को रिड्यूस कर रहे हैं, हम आपकी लाइबिलिटी को क्या कर रहे हैं? रिड्यूस कर रहे हैं। बट बेटा मेरी बात समझने की कोशिश करो कि हमारे बैलेंस शीट में जो शेयर कैपिटल दिखता है, वो शेयर कैपिटल कौन सी वाली वैल्यू दिखता है? पेड अप वैल्यू दिखता है। अब मुझे बताओ पेड अप वैल्यू कितनी है बेटा जी? सो पेड अप वैल्यू इस केस में है 80। पेड अप वैल्यू कितनी है? 80। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, योर फेस वैल्यू 100 विल नॉट बी रिटर्न हियर, क्योंकि ये कॉल्ड है ही नहीं। आप कौन सी वाली वैल्यू लिखोगे? पेड अप वैल्यू, और पेड अप वैल्यू कितनी है? 80, बट उसकी फेस वैल्यू कितनी है? 100। तो एक बार समझने की कोशिश करो, फेस वैल्यू 100 है, बट इसका पेड अप वैल्यू कितना है? 80। ऐसा समझने की कोशिश करो कि एक घर है, वो घर की कीमत है 50 लाख रुपीस, बट उस 50 लाख में से जितना कंस्ट्रक्शन उसका कंप्लीट हो गया, हमारा सौदा हुआ था 50 लाख का, बट जितना उसका कंस्ट्रक्शन हो गया उसके हिसाब से आज उसकी पेड अप वैल्यू है सिर्फ 40 लाख। सो बॉयज एंड गर्ल्स, इफ आई एम टेलिंग यू द पेड अप वैल्यू इज हाउ मच? 80। सो वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट? ओनली द पेड अप वैल्यू ऑफ द शेयर। और अब हम क्या बोल रहे हैं कि हमें पैसे की जरूरत नहीं है, तो हम उस 100 रुपए के शेयर को अब 80 में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो वो कैसे कन्वर्ट करना है जरा ध्यान से देखो। हमारी एंट्री होगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ओके, ये इंटरेस्टिंग था। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, मैं इन द ब्रैकेट लिखूंगा पार्टली पेड अप शेयर। कैसे, जरा फील करो इसको, पार्टली पेड अप शेयर, 1 शेयर इंटू ₹80, बट मैं आपको बताऊं इसकी फेस वैल्यू थी 100, और मैंने इसको रिवर्स करना है 80 से। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, 100 से रिवर्स नहीं होगा, क्योंकि 100 तो हमारे बुक्स में ही नहीं है, वो तो उसकी सिर्फ फेस वैल्यू है। यस और नो? 2 मैं कहूंगा इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और मैं इसको लिखूंगा फुल्ली पेड अप शेयर, और मैं कितना लिखूंगा? 1 शेयर इंटू ₹80, और इसकी फेस वैल्यू भी कितना लिखूंगा? 80। मतलब मैंने सर जी रिड्यूस क्या की है?
उसकी फेस वैल्यू रिड्यूस की, एंट्री में कोई बदलाव नहीं, बट पहला जो शेयर पार्टली पेड अप हुआ करता था, अब वो पार्टली पेड अप की जगह पे क्या बन गया, फुल्ली पेड अप। पहले उस शेयर से हम 20 रुपए मंगा सकते थे, अब उसके 20 रुपए नहीं मंगा सकते, क्योंकि भाई जी हमने कह दिया कि पहले शेयर की वैल्यू थी हमारी 100 रुपए, उसमें से 80 भरे हुए हैं, अब हम कह रहे 100 रुपए नहीं है जी हमारे शेयर की वैल्यू, हमारे शेयर की वैल्यू 80, और आपने 80 दे दिए, तो अब आपको कोई देने की जरूरत नहीं है। तो आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड दिस। उसमें हमने क्या बोला, व्हेन लायबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर इज रिड्यूस्ड in respect of unpaid amount, in respect of what, unpaid amount on the shares held by them. Please try and understand, this is not calls in arrears. ये कॉल्स इन अरियर्स नहीं, ये तो हमने पैसा मंगाया ही नहीं, ये पैसा ड्यू हुआ ही नहीं, पैसा ड्यू हो जाता है तो कॉल्स इन अरियर्स, ये तो अनपेड वैल्यू है। अनपेड वैल्यू मतलब ये पैसा हमने मंगाया ही नहीं, और क्योंकि हमने मंगाया ही नहीं तो इसकी पेड अप वैल्यू हमारे बैलेंस शीट में दिख रही है। अब हम कह रहे हैं कि सर जी इस शेयर को हमको कन्वर्ट करना है पार्टली पेड अप से फुल्ली पेड अप में, यस और नो। तो क्या मैं इस स्कीम को ऐसा बोल सकता हूं, कन्वर्जन फ्रॉम अरे जाओ भाई, फ्रॉम पार्टली पेड अप टू फुल्ली पेड अप। जब मैं प्रॉब्लम्स के साथ आपके साथ डिस्कस करूंगा तब आपको और अच्छे से इत्मीनान से समझाऊंगा। सो कन्वर्जन ऑफ पार्टली पेड अप इनटू व्हाट, फुल्ली पेड अप। इफ आपको ये ध्यान में आया होगा तो प्लीज राइट इट डाउन, इसको आप लिख कर ले लीजिए एक बार। Please write it down. All right, so shall we go ahead? Now, boys and girls, we are going ahead with the next thing. When paid up value of share is reduced. Now what does that mean? Let me explain you. ये अगर आप देख पा रहे हो तो इधर था इन रिस्पेक्ट ऑफ अनपेड अमाउंट, इस केस में हम क्या कर रहे हैं, व्हेन द पेड अप वैल्यू ऑफ द शेयर इज रिड्यूस। तो मान लेते हैं एक शेयर है जिसकी फेस वैल्यू है ₹100, और मैं बोलता हूं एप्लीकेशन में था इसका 30, अलॉटमेंट में था इसका 30, फर्स्ट कॉल में था इसका 20, और फाइनल कॉल में था इसका 20। हमने कहा कि सारे के सारे वी हैव कॉल्ड एंड इट इज पेड ऑल्सो, ठीक है। तो जाहिर सी बात है इस आदमी ने अब डिविडेंड किस पर एक्सपेक्ट करना चाहिए, पेड अप वैल्यू पर। बट अभी ओविंग टू द स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन हम कहेंगे कि भाई जी तुमने दिए 100 रुपए जरूर थे, बट हम आपके कैपिटल को 100 रुपए नहीं मानते, हम आपके शेयर की वैल्यू को क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं। पहले जो अनपेड वैल्यू थी उसको रिड्यूस किया, तो इसके वजह से हमारा दूसरा कुछ चीज हुआ नहीं। उसमें हमने क्या लिखा, 80-80, बट अभी यही चीज मैं लिखता हूं, यहां पर मैं लिखता हूं शेयर इज रिड्यूस्ड टू 80। तो इसकी एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर कैपिटल 100 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 80। पुराने वाले को रिवर्स किया, नए वाले को क्रिएट किया। पुराना वाला कितना, 1 शेयर इंटू ₹100, और ये कितना आएगा 1 शेयर इंटू ₹80, और बची हुई रकम या फर्स्ट टाइम सुन रहे हो और उसको आपको डालना पड़ेगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। आई रिपीट, इसको कहां पे डालोगे आप, टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, और ये कितना आएगा 20। अब ये कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्या होता है क्या नहीं होता है, विल टॉक इट लिटिल लेटर ऑन, बट एट दिस मोमेंट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये अमाउंट कहां जाएगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। तो इसको अगर मैं समरी फॉर्मेट में अगर लिखने की कोशिश करूं तो यहां पर मैंने क्या बताया, व्हेन पेड अप वैल्यू is
रिड्यूस्ड। और ऊपर हमने क्या किया, व्हेन कन्वर्जन फ्रॉम पार्टली पेड अप टू फुल्ली पेड अप, या पार्टली पेड अप को हम क्या बोलेंगे, आप पैसा मंगाने की जरूरत नहीं है, जो अनपेड वैल्यू है। सो इधर हम क्या लिखेंगे, अनपेड वैल्यू और अनपेड अमाउंट विल नॉट बी कॉल्ड। बट यहां पर क्या है कि जो अमाउंट पेड है उसको हमने क्या कर दिया, रिड्यूस। व्हेन द पेड अप वैल्यू इज रिड्यूस्ड, सो दिस इज हाउ द एंट्री इज मेड। और ये मैक्सिमम टाइम ये वाली एंट्री पूछी जाती है। एग्रीड, शेयर इज रिड्यूस्ड टू 80, दिस सॉर्ट ऑफ थिंग। एग्रीड, सो इसकी एंट्री होगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 80 एंड टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। एम आई कम्युनिकेटिंग? तो इसको एक बार लिख कर ले लीजिए बेटा जी आपके पास। अच्छा, ये जो एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, इसकी चिंता मत करो, ये सब कुछ चीजें याद रखने की जरूरत नहीं, बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक शेयर होता है फुल्ली पेड अप, उसको कन्वर्ट करना है आपको रिड्यूस कर कर। और दूसरा एक जो एंट्री था जिसमें पार्टली पेड अप शेयर थे और जो जितने पैसे मंगाने अभी बाकी थे वो ना मंगाते हुए हम डायरेक्टली उसको कहां पे डाल देते बेटा जी, वी डायरेक्टली पुट इट इनटू, जो पैसे हम मंगाने वाले थे उस पैसे को हम बोलते हैं कि हम नहीं मंगा रहे, और डायरेक्टली हम उसको फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट कर देते शेयर को। एग्रीड, ये फर्स्ट वाला केस था। सो नाउ लवली पीपल, यहां तक का जो हुआ था एक बार रिवाइज कर लिया जाए और फिर क्यों ना हम कुछ प्रॉब्लम्स इसके ऊपर देखें। सो पहली चीज हमने क्या देखी थी इसके अंदर, अरे कहां गया बिल्लिया, आ जाओ, खुल जा सिम सिम। कमाल कर दिया यार। अच्छा, इंटरनेट का प्रॉब्लम है। एक्चुअली जब भी इसको इंटरनेट कनेक्शन मिलता है तो ये सिंक इन करने लग जाता है, और वो मैंने ये बंद करने के बाद में अब शुरू होगा एज यूजुअल। तो अगर हम इसको रिवाइज करें शुरुआत से, तो क्या क्या हुआ था, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। पहला वाला जो था अल्टरेशन ऑफ द शेयर कैपिटल, इसमें था सब डिवीजन ऑफ द शेयर। सब डिवीजन ऑफ द शेयर में क्या, जो पुराना शेयर है उसको रिवर्स करेंगे और जो नए शेयर से वो क्रिएट करेंगे एक से ज्यादा। सब डिवीजन के बाद में था कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन में हम क्या करेंगे, पुराने शेयर को रिवर्स करेंगे और उसके बाद में जो पुराने शेयर थे वो कम डिनोमिनेशन के थे और उसके बाद में हम उसको कंसोलिडेट करेंगे इन लाइक यहाँ पर 5 शेयर थे ऑफ 20 रुपीज ईच, उसको हमने कंसोलिडेट किया 1 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 100 ईच। फिर उसके बाद में मैंने आपको बताया कि शेयर्स के राइट्स भी चेंज हो सकते हैं, तो उस केस में आपको पुराने राइट्स के शेयर्स को रिवर्स करना है और नए राइट्स के शेयर्स को क्रिएट करना है। देन माय डियर फ्रेंड, वी हैड समथिंग कॉल्ड एज रिडक्शन ऑफ द शेयर कैपिटल विच वाज वेरी इंटरेस्टिंग। इसमें एक होता है पार्टली पेड अप शेयर को हम कन्वर्ट कर देते फुल्ली पेड अप में, तो इस केस में एंट्री सेम टू सेम होती है बट सिर्फ फेस वैल्यू चेंज हो जाती है, डिस्क्लोजर जो है वो निकल जाता है। सॉरी, डिस्क्लोजर कुछ अलग तरीके से होता है जो हम आने वाले प्रॉब्लम्स में देखेंगे। तो ये क्या था, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट पार्टली पेड अप शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इसको हमने बोला फुल्ली पेड अप। एंट्री 80 की हुई। पहले फेस वैल्यू कितनी की थी बेटा जी, 100 की थी, अब फेस वैल्यू कितनी की हो गई, 80 की। इसी के साथ साथ व्हेन पेड अप वैल्यू ऑफ द शेयर इज रिड्यूस्ड, इस केस में एंट्री होती है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, वी रिवर्स द ओल्ड फेस वैल्यू टू इक्विटी शेयर कैपिटल, द न्यू फेस वैल्यू एंड टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। बॉयज एंड गर्ल्स, विद दिस नाउ यू आर ऑल रिक्वेस्टेड टू कम डाउन टू द क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब इसमें और भी कुछ जर्नल एंट्रीज है बट फर्स्ट वी वुड लाइक टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1। सो प्लीज कम डाउन टू द क्वेश्चन नंबर 1। सो बेटा जी अब आ जाइए आप पेज नंबर 6 पर। तो मैं आ गया पेज नंबर 6 पर बेटा जी। ओके, सो इस पेज नंबर 6 पर हमने कुछ क्वेश्चंस लिए। शुरुआत का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 लिख लीजिए, डेफिनेटली रिवाइज बिफोर एग्जाम। डेफिनेटली रिवाइज बिफोर, अब सर रिवीजन बैच में क्या बोलना है, डेफिनेटली सारे क्वेश्चन ही रिवाइज करने हैं नालायक को, ठीक है ना। सो क्वेश्चन नंबर 1, इसमें हम बेसिक चीजें डिस्कस करेंगे और अगर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन पर क्वेश्चन आया तो क्वेश्चन नंबर 1 या 2 में से कोई ना कोई एक आध चीज आपके लिए पूछी जाएगी। ज्यादा चांसेस है क्वेश्चन नंबर 1 के पूछे जाने के, तो एक बार इसको ध्यान से देखिए। ऑन 31st December 2011 बी लिमिटेड हैड 20,000 रुपी 10 इक्विटी शेयर एज ऑथोराइज कैपिटल। सो बेटा जी
20,000 is quantity, 10 is face value, equity shares as authorized capital which is nothing but the maximum capital which you can issue. ये कहां पर जाएगा बेटा जी? ये जाएगा disclosure in balance sheet. And the shares were all issued on which rupees 80 was paid up. बेटा जी ध्यान रहे डिविडेंड इस पर मिलेगा और ये जाएगा आपके आउटर कॉलम में. ये सिर्फ डिस्क्लोजर था बट बेटा जी एंट्री इसकी हुई है. तो ट्रायल बैलेंस में 8 रुपीज है, लेजर में 8 रुपीज है, उसकी फेस वैल्यू जरूर 10 रुपीज है. एग्रीड. तो जिसकी फेस वैल्यू 10 है, घर याद है जो 50 लाख का था बट उसका पेड अप वैल्यू कितना था? अभी तक हमने कितना पेमेंट किया है? सिर्फ 40 लाख, क्योंकि घर आधा ही बना हुआ था. उसी तरीके से फेस वैल्यू कितनी है? 10, बट हमने उसका पेड कितना किया हुआ? 8. आगे बढ़ते. इन जून 2012 the company in GM general meeting decided to subdivide each share into 2 shares of 5 each with 4 paid up. मतलब शेयर कितना था बेटा जी? 1 था, जिसकी फेस वैल्यू कितनी थी? 10. अब इसका पेड अप वैल्यू कितना था? पेड अप वैल्यू था 8. इसको हमने डिवाइड किया, फेस वैल्यू 2 शेयर में, फेस वैल्यू 5 और पेड अप वैल्यू कितना? 4. तो फेस वैल्यू 5 और पेड अप वैल्यू कितना? 4. तो कुल मिलाकर अगर आपको समझ में आ रहा है तो फेस वैल्यू 10 थी तो ये 5 फेस वैल्यू में कन्वर्ट हो गया, और ये जो 8 पेड अप वैल्यू थी वो कितने में कन्वर्ट हो गया? 4. तो प्रत्येक शेयर पर अभी कितने रुपए और आने बाकी है? 1 रुपी ईच. तो कुल मिलाकर यहां तक हम आए और एक शेयर को 2 हिस्सों में डिवाइड किया. आगे बढ़ते. इन जून 2013 द कंपनी इन जीएम रिजॉल्व टू कंसोलिडेट 20 shares of ₹5 each. 5 year is face value, year is also face value. Why face value? क्योंकि 5 रुपए का शेयर है वो बोला है और पेड अप वैल्यू कितना था? 4. वैसे यहां पर हमने क्या बोला? 20 shares of 5 each, ₹4 per share paid up into 1 share of 100 each, 80 paid up. This I will discuss along with the problem. ठीक है, we will discuss along with the problem. Now let's go on. Pass entries and show how share capital will appear in notes to balance sheet as on 31st December 2011, 12 and 13. So boys and girls, this particular part is very important. कि एग्जाम में आपको एंट्रीज तो आ जाती है बट बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन आप सही से नहीं करते हो, इसकी वजह से आपके मार्क्स कटते हैं. तो एकदम इत्मीनान से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे. सो बॉयज एंड गर्ल्स, प्लीज राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 1 and write down the format of journal entries. Question number 1, you can write down page number 6. ठीक है, journal entries. अब journal entry का फॉर्मेट बना लीजिए. It is date, particulars, rupees. रिवीजन बैच में भी मैं इतना परफेक्ट फॉर्मेट इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको समझाऊं, ये बात आपके जहन में डाल दूं कि बेटा जी ये पॉसिबल है कि कम समय में भी आप अच्छे से लिख कर अच्छे से प्रैक्टिस करें ताकि आपको एग्जाम में आसानी हो. इज दैट ओके? सो लेट्स गो ऑन. पहली एंट्री हमारी होगी बेटा जी 2011 जून, मेरे हिसाब से कौन सी तारीख है? 30. कौन सी तारीख है भाई? सॉरी 2012 आएगा बेटा, क्योंकि जो 2011 का है वो बैलेंस दिया हुआ है. ओपनिंग बैलेंस की हमें कोई एंट्री नहीं करनी, वो ऑलरेडी मौजूद है. 2012 जून 30 को हमें ये एंट्री करनी. तो जरा ध्यान से देखो, मुझे एंट्री करनी होगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट. इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट. एग्रीड? बेटा जी एक बार जरा चेक करके देखो क्या बोला हुआ है. उन्होंने ये बोला है कि 20,000 इक्विटी शेयर थी जिनकी फेस वैल्यू 10 थी. 10 का कोई लेना देना नहीं है क्योंकि हमारे ट्रायल बैलेंस में, हमारे लेजर में फेस वैल्यू नहीं होती, पेड अप वैल्यू होती है. और जो पेड अप वैल्यू हमारे ट्रायल बैलेंस में होती है या लेजर अकाउंट में होती है वही तो रिवर्स कर सकता हूं मैं. तो मेरे इसमें इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है बेटा जी? 8 रुपीज का है. तो कैन आई नॉट से, आई विल से 20,000 इंटू रुपीज 8. कैन आई से 1,60,000? आप प्लीज फोकस करिए, इसकी फेस वैल्यू जरूर 10 थी, फेस वैल्यू 10 है, एग्रीड, बट उसमें से पेड अप वैल्यू कितनी है? 8. तो एंट्री करने के लिए, जर्नल एंट्री करने के लिए यू हैव टू यूज पेड अप वैल्यू. ओके, डिस्क्लोजर में हम फेस वैल्यू का जिक्र देखेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट. 2, अभी हमारे नए शेयर की वैल्यू क्या है? 2, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, आई विल से 20,000 इंटू रुपीज 4. जरा जाके चेक करिए,
पेड अप वैल्यू 4 ही मानी है कि नहीं मानी, इनटू पेड अप वैल्यू, हाउ मच एम आई सेइंग 4, एंड आई विल राइट डाउन फेस वैल्यू इज रुपीज हाउ मच 5, सो ये भी कितना आएगा 1,60,000। हमारी एंट्री होगी, नरेशन होगी, बीइंग द सब डिविजन ऑफ 20,000 shares of rupees 10 each with rupees 8 paid up into कितने शेयर्स हो गए बेटा जी, कितने शेयर्स हो गए 20,000 नहीं बेटा, इधर 40,000 करना पड़ेगा, क्योंकि 40,000 इंटू 4 करेंगे तो 160 होगा, और प्रत्येक शेयर हमने कितने में डिवाइड किए थे, 2 में, सो 20,000 के कितने हो गए 40,000 इंटू 40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 5 ईच, रुपीज 4 पेड अप। आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड सो फार। ये तो बात हुई भाई जी जून 30, 2012 को। फिर वापस क्या हो गया, इन 30th June 2013 the company in general meeting resolved to consolidate 20 shares of 5 is face value into rupees 4 per share paid up into 1 share of rupees 100 each। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, अभी मेरे बुक्स में ये पुराने थे, ये ओल्ड थे, अभी मेरे बुक्स में कितने 2012 में, दीज आर द न्यू शेयर्स 40,000। अब ये बोल रहे हैं कि 40,000 शेयर्स जो थे उसका एक एक का गट्ठा बनाइए, कितने का 20 का, इसलिए मैंने बोला एंट्री बाद में समझाऊंगा। तो 20,000 के पहले बने 40,000 सब डिवीजन में, अब 40,000 को डिवाइड बाय करिए 20 से और इसको क्या करिए कंसोलिडेट। तो जब आप 40,000 को 20 से कंसोलिडेट करेंगे तो आप कितने शेयर्स बना देंगे 2,000 शेयर्स बना देंगे। सो प्लीज राइट इट डाउन 2013 जून, I will write down equity share capital account debit, equity share capital account debit, I will write down, I will reverse 40,000 into rupees 4 और इसकी फेस वैल्यू कितनी है 5, so I'll write down 1,60,000 to equity share capital account, जरा ध्यान से देखो 40,000 को हम डिवाइड करेंगे बाय 20 तो कितने शेयर हो जाएंगे बेटा जी 2,000 इंटू रुपीज 80 पेड अप। ध्यान रहे गेम 80 पर एंट्री होगी बट उसकी फेस वैल्यू कितनी है 100। अब ये कैसे आएगा, सिंपल सा लॉजिक है, 5 को 20 से मल्टीप्लाई कर दो आपको मिल जाएगा 100, बराबर है ना। तो इसको क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया, इसको भी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया, क्वांटिटी कितनी है 20 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 80, 20 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना 100, तो फेस वैल्यू 100 मिल गई और क्वांटिटी कितनी मिल गई, सॉरी इसका पेड अप वैल्यू कितना मिल गया 80। अब 40,000 शेयर्स कितने में कन्वर्ट हो जाएंगे 40,000, अब 40,000 नहीं रहेंगे, वो प्रत्येक को कंसोलिडेट किया हमने 20 के गट्ठों में, तो हमारे कितने शेयर्स हो जाएंगे 2,000 एंड अगेन द एंट्री इज हाउ मच 1,60,000। सो व्हाट इज द नरेशन आई विल राइट डाउन, बीइंग consolidation of 40,000 equity shares of rupees 5 each, comma paid up value rupees 4 each into 2,000 equity shares, 2,000 equity shares of rupees 100 each, comma paid up value rupees 80 only। now this is the narration, okay। डिटेल में अगर आपको नरेशन चाहिए तो ये नरेशन है, प्लीज राइट इट डाउन। आई एम सो सॉरी फॉर दिस स्ट्रक्चर द वे आई हैव क्रिएटेड, नरेशन अंदर लिखनी चाहिए थी, ठीक है ना। ऑलराइट, सो बॉयज एंड गर्ल्स अब हम आते हैं नोट्स टू बैलेंस शीट, जिसके अंदर ये कैसे डिस्क्लोज किया जाएगा, ठीक है। नोट नंबर 1 जो हम कंपनी फाइनल अकाउंट में बनाते हैं, सो आ जाइए उसको लिखते हैं नोट नंबर 1। सो एकदम सुनहरे सुनहरे अक्षरों में लिखते हैं नोट नंबर 1, और हम क्या नोट का नाम लिखेंगे,
दिस इज शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, ठीक है। सो उसके अंदर हम लिखेंगे शेयर कैपिटल में फर्स्ट ऐसा नोट क्या लिखता हूं, देखिए मैं लिखूंगा पहले ऑथोराइज्ड, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। बेटा जी मेरा ऑथोराइज शेयर कैपिटल अलग अलग समय में अलग अलग रहा, तो मैं जो पहला शेयर कैपिटल का नोट बना रहा हूं वो बना रहा हूं 30 जून 2011 को। जरा अपने क्वेश्चन को रेफर करो, फर्स्ट लाइन में क्या लिखा है, 31 दिसंबर 2011 बोला। एक काम करते 30 जून नहीं 31 दिसंबर 2011 लिख देते। 31 दिसंबर 2011 को मेरा ऑथोराइज शेयर कैपिटल कितना होगा, तो मैं कहूंगा 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो कितना हो जाएगा बेटा जी, आई विल राइट डाउन दिस एज 2 लाख और इसको डबल अंडरलाइन कर दूंगा। अगर आपको पता होगा तो ऑथोराइज कैपिटल हम डबल अंडरलाइन करके लिखते हैं, इसको हम टोटलिंग में नहीं लेते बैलेंस शीट की। फिर उसके बाद में हम लिखेंगे इशूड एंड सब्सक्राइब्ड, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, इशूड एंड सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। इसके अंदर हम लिखेंगे कितने शेयर्स थे बेटा जी, 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, कॉमा 8 कॉल्ड एंड पेड अप। जरा पढ़ लीजिए, क्या 8 रुपीज ही पेड अप था क्या, तो 8 जाहिर सी बात है पहले कॉल किया होगा और उसके बाद में पेड अप किया होगा। सो 8 कॉल्ड एंड पेड अप। सो बॉयज एंड गर्ल्स हाउ मच विल आई राइट डाउन, 1,60,000 एंड दिस शैल बी टेकन एज टोटल 1,60,000। ये आपकी नोट बनी कौन से तारीख की, 31 दिसंबर 2011 की। इसी तरीके से हमारी सेकेंड नोट बनाएंगे हम, ये नोट बनेगी शेयर कैपिटल ऑन 31 दिसंबर 2012। अब ये नोट कैसे बनती है जरा देखो, 31 दिसंबर 2012 को हमने क्या किया था, हमारा ऑथोराइज शेयर कैपिटल रहेगा, हमारा ऑथोराइज शेयर कैपिटल रहेगा। हमने कितने शेयर्स कन्वर्ट कर दिए थे, 40,000 कर दिए थे क्या, सो 40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹5 आएगा, नॉट 10, 10 नहीं, ये अभी कितना हो गया है 5, क्योंकि अभी आपने शेयर का फेस वैल्यू चेंज कर दिया। तो जब शेयर का फेस वैल्यू चेंज हो गया तो आपके ऑथोराइज में भी आप 5 रुपए लिखने वाले हो, और वो कितना रहेगा 2 लाख। और बेटा जी इसको हम डबल अंडरलाइन कर देंगे। फिर हम यहां पर लिखेंगे इशूड एंड सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल कितना लिखेंगे बेटा जी, आई शैल राइट इट डाउन 40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, कॉमा 10 नहीं दी बाबू 5 ईच एंड 4 कॉल्ड एंड पेड अप। सो बेटा जी ये कितना आ जाएगा 1,60,000 और ये बैलेंस शीट भी टोटल हो जाएगी 1,60,000। अब चलो चेक करते हैं कि तुम कंसोलिडेशन बराबर करते हो कि नहीं करते हो। तो कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स का वर्किंग नोट मुझे बताओ, थर्ड वाला, और ये थर्ड वाला वर्किंग नोट कौन से तारीख का बनेगा, शेयर कैपिटल एज ऑन 31 दिसंबर 2013। ज्यादातर बच्चों के मार्क्स इधर कटते हैं क्योंकि वो बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन नहीं देकर आते। तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन बताइए बराबर 2013 का। आई एम श्योर यू मस्ट हैव ऑल रिटन। तो कितना लिखेंगे, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, I shall write down 2,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। ये भी कितना हो गया बेटा जी 2 लाख। और उसी के नीचे लिखेंगे इशूड एंड सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। हाउ मच विल आई राइट डाउन फ्रेंड्स, इट शैल बी 1,60,000। ये पहला वाला ऑथोराइज्ड है। और इधर हम लिखेंगे हाउ मेनी शेयर्स, 2,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 each, 80 called and paid up. I hope now it makes sense to you.
ठीक है ना। तो क्या किया बेटा जी, इधर ये 10 था पहले फेस वैल्यू, फिर उसके बाद में 5 था डिस्क्लोजर में, और फिर ये कितना हो गया 100। हमारा बैलेंस शीट जरूर हर बार 160 से ही टैली हो रहा है, मतलब 160 ही जाएगा नोट में, बट उसका डिस्क्लोजर उतना ही इंपॉर्टेंस है, क्योंकि एग्जामिनर ये चीज आपसे अपेक्षित रखेगा कि क्या ये बच्चा बराबर से सोच समझ के फेस वैल्यू लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है। Agreed? So boys and girls, now you are all expected to come down to the question number 2 without wasting any further time. इस क्वेश्चन में मैं आपको सिखाऊंगा कि जो एक पार्ट था ना कि कैसे स्टॉक में हम कन्वर्ट करते चीजों को, शेयर कैपिटल को हम कन्वर्ट करने वाले किसके अंदर, स्टॉक के अंदर। तो हाउ डू वी कन्वर्ट दैट, लेट्स सी दैट। ओके, सो प्लीज कम डाउन टू द क्वेश्चन नंबर 2। C Limited had 5 lakh authorized capital on 31st December 2011 divided into shares of 100 each, out of which 4000 shares were issued. So बेटा पहले मैं इधर नंबर्स निकाल देता हूं। एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो रुपीज 5 लाख है, 5 लाख ऑफ रुपीज 100 ईच। सो बेटा जी कितने नंबर्स हो गए बेटा जी, कैन आई नॉट से 5000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच इज माई ऑथोराइज कैपिटल। अब उसमें से इश्यू कितने किए, ये तो ऑथोराइज्ड हो गया, उसमें से इश्यू कितने हुए, तो वी हैव ओनली इश्यूड 4000, और ये शेयर्स फुल्ली पेड अप है। मतलब हम ऐसा बोलेंगे हाउ मेनी शेयर्स आर इश्यूड, सो 4000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच फुल्ली पेड अप, दैट इज 100 पेड अप। देखो वापस से मैं बताऊं, 4000 शेयर्स है क्वांटिटी, कितनी फेस वैल्यू 100, कितना पेड अप वैल्यू वो भी पूरा है 100। पिछले क्वेश्चन में कैसे था, कितने शेयर है 2000, कितनी फेस वैल्यू है, हमने कहा 100, कितना पेड अप है 80 आउटर कॉलम में जाता है। इस केस में फुल्ली पेड अप होने की वजह से फेस वैल्यू ही आउटर कॉलम में जाएगा, क्योंकि पूरी तरीके से पेड अप है। इन जून 2012 द कंपनी डिसाइडेड टू कन्वर्ट द इश्यूड शेयर्स इनटू स्टॉक, but in June 2013 the company reconverted the stock into shares of 10 each fully paid up। in the bracket पहले एक नोट लिखो, authorized numbers या authorized quantity will not be converted, authorized quantity will not be converted where into stock, मतलब authorized as it is रहेगा, authorized को आप convert नहीं करोगे, ठीक है। so let's do the entries and we will put up the things in the balance sheet also। एक बार ये एंट्रीज के थ्रू समझेंगे तो जल्दी समझ में आएगा। सो राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाइए बेटा जी, बी वेरी क्विक। सो आई विल राइट डाउन डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट रुपीज and credit rupees। so let's do the first entry। तो 2012 जून में ये एंट्री करनी है हमें। क्या एंट्री करेंगे हम, हमें शेयर कैपिटल को कन्वर्ट करना है किसके अंदर, स्टॉक में। सो जरा हमारी एंट्री देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने इशूड है 4000 इक्विटी शेयर्स इंटू रुपीज 100। अब बेटा जी मैं क्यों दिमाग नहीं लगा रहा हूं इन टर्म्स ऑफ कि कितना पेड अप है, क्योंकि जो फुल्ली पेड अप बोला है तो आई डोंट हैव टू गेट इनटू मोर डिटेल्स। तो कितना है 4 लाख, ये कन्वर्ट होगा टू, हम लिखेंगे इक्विटी स्टॉक अकाउंट, और वो कितना हो जाएगा बेटा जी 4 लाख। सर स्टॉक होता क्या एग्जैक्टली, लेट मी एक्सप्लेन यू। सपोज तुम्हारे पास 100 रुपए है, तो अब मुझे बताओ 100 रुपए है तुम्हारे पास, तो वो हो गया 100 रुपए का एक शेयर। अगर मान लो मुझे किसी को उस शेयर का आधा देना है, तो क्या मैं दे सकता हूं क्या, आई कैन नॉट गिव हाफ ऑफ दैट शेयर टू एनीवन एल्स। तो अगर मान लो मेरे पास एमआरएफ का एक शेयर है, एमआरएफ का एक शेयर चलता है 60,000 रुपीज का, 60,000 रुपए का। अब मान लो मुझे किसी को 30,000 रुपीज देना है या 20,000 रुपीज देना है, तो क्या मैं उसका 1/3 फाड़ कर उसको दे सकता हूं क्या, अगर आप फिजिकली विजुअलाइज कर सकते हो तो नहीं। तो अब जरा विजुअलाइज करो कि 100 रुपए की नोट को अगर तुम बैंक में डिपॉजिट कर देते हो तो वो पूरे 100 रुपए टुकड़े टुकड़े में बढ़ जाते कि नहीं। अब अगर आपको किसी को 10 रुपए 25 पैसा पेमेंट करना है तो आप बैंक के चेक के थ्रू कर सकते हो। मतलब अब क्या हुआ, आपकी जो 100 रुपए की एक नोट थी, जो फेस वैल्यू 100 रुपए थी,
राइट वो कन्वर्ट हो चुके हैं स्टॉक में, तो स्टॉक बिकम्स डिविजिबल। सो बेटा जी होता क्या है कि जब आप शेयर कैपिटल को स्टॉक में कन्वर्ट कर देते हो तो स्टॉक बिकम्स डिविजिबल। जस्ट लाइक व्हेन यू हैव गॉट अ 100 रुपी नोट, यू कैन नॉट डिवाइड इट, बट व्हेन यू पुट इट इन द बैंक इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू 1 1 रुपी ईच पैसा। तो अगर आपको किसी को भी पेमेंट करना है तो आप आराम से इस कार्ड स्वाइप कर कर, या अगर आप चेक देना चाहो तो पेमेंट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। यस, देखो आपके हाथ में जो है वो भी पैसा ही है, और जो आपके बैंक में है वो भी पैसा ही है, दोनों का एक तरीके से ही आप यूज करते हो। बस फर्क यह है कि आप 100 रुपए की नोट को तोड़कर नहीं दे सकते, बट बैंक में अगर आपके पास 100 रुपए है तो आप बिल्कुल उसका पेमेंट कर सकते हो, जो मर्जी चाहे, जिस डिनोमिनेशन में चाहे, जिस फ्रैक्शन में चाहो आप पेमेंट कर सकते हो। तो सेम लॉजिक होता है स्टॉक का। तो चलिए हम इसकी नरेशन लिख देते, बीइंग कन्वर्जन ऑफ 4000 fully paid up equity shares of rupees 100 each into rupees 4 lakh। इसका कोई डिनोमिनेशन नहीं होता, तो कैन आई नॉट राइट डाउन यहां पर नो डिनोमिनेशन। ये बिल्कुल फ्रैक्शंस में भी कन्वर्ट हो सकता है, नो डिनोमिनेशन हियर। जैसे बैंक में पैसा डालने के बाद में तुम पूछोगे कौन से डिनोमिनेशन में कन्वर्ट हो, कुछ नहीं जी, एक एक पैसे में कन्वर्ट हो गया वो। अब आप जितने पैसे का पेमेंट करना करिए। तो उसी तरीके से इधर नो डिनोमिनेशन, कोई डिनोमिनेशन में कन्वर्ट नहीं हुआ, तो इधर मैंने जो लिखा रुपीज 4 लाख में ये कन्वर्ट हुआ, 4 लाख इक्विटी स्टॉक। इज दैट ओके? यस। सो बॉयज एंड गर्ल्स नाउ लेट्स मूव ऑन। हुआ क्या उसके बाद? अब कन्वर्ट तो कर दिया, बट अगेन इन 2013 जून व्हाट डिड यू डू? You have again converted them back to what? You have again converted them back to what? Stock to share capital। तो मेरी एंट्री होगी इक्विटी स्टॉक अकाउंट डेबिट। अब ये फिगर मेरे लिए इजी है, 4 लाख, क्योंकि जो ये 4 लाख है यही तो कन्वर्ट हुआ है इधर। सो इक्विटी स्टॉक अकाउंट डेबिट 4 लाख टू आई शेल से इक्विटी शेयर कैपिटल। सावधान, और एक बार जरा चेक करो क्वेश्चन में कि कितने शेयर कैपिटल में कन्वर्ट हुआ। देखो लाइन क्या बोली, but in June 2013 the company reconverted the stock into shares of 10 each। अब डिनोमिनेशन पता चल गया। नाउ टेक ऑन योर कैलकुलेटर, 4 लाख डिवाइड बाय 10। सो सर क्या बातें करते हो, कुछ नहीं सर। तो वापस कितने कन्वर्ट हो गए? 40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच में कन्वर्ट हुए। सो कैन आई नॉट से 40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 each, कैन आई नॉट से इट विल टर्न आउट टू बी हाउ मच? 4 लाख। ए राजा बेटा, अगर तुम्हारे जहन में एक बात क्लियरली पहुंच रही है तो क्या ये बात आई क्या दिमाग में कि स्टॉक का डिनोमिनेशन नहीं होता, उसकी क्वांटिटी नहीं होती है, बट अगर हम शेयर की बात करें तो उसकी क्वांटिटी और उसका डिनोमिनेशन होता है। ये बिल्कुल ध्यान में रखकर आपको एग्जाम में लिखना है। इज दैट ओके? सो लेट्स राइट डाउन द नरेशन, बीइंग रिकन्वर्जन of rupees 4 lakh equity stock into 40,000 shares of rupees 10 fully paid up equity shares। तो 4 लाख के आगे रुपीज है, और वो हमने कितने में कन्वर्ट कर दिया? 40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच फुल्ली पेड अप। एग्रीड? तो इसके साथ जर्नल एंट्री खत्म हुई। अब आपको मैं बताऊं कि इसका प्रेजेंटेशन कैसे होता है बैलेंस शीट में, और जैसे तुमको पता है कि बैलेंस शीट का इसका प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो शैल वी स्टार्ट? सो हियर वी राइट डाउन बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन। बैलेंस शीट, ठीक है, तो मैं इधर लिख देता हूं नोट 1 शेयर कैपिटल। पहली डेट आएगी मेरी, आएगी डेट 31 दिसंबर 2011। 31 दिसंबर 2011। आई होप यू आर ऑल रेडी। सो लेट्स राइट डाउन शेयर कैपिटल। I'll write down authorized
कितने शेयर से जरा देखकर बताओ तो मुझे। शुरुआत में ऑथोराइज्ड है 5 लाख रुपीज बोला है एंड ऑफ रुपीज 100 ईच, सो कैन आई नॉट से 5000 इक्विटी शेयर्स of rupees 100 each, it will turn out to how much? 5 lakh. इसको डबल अंडरलाइन किया और फिर हम लिखेंगे इशूड एंड सब्सक्राइब। शुरुआत में बेटा जी हमने स्टॉक में कन्वर्ट नहीं किया, तो इशूड और सब्सक्राइब हम लिखेंगे 4000 इक्विटी शेयर्स of rupees 100 each and it shall be 4 lakh, और आपके बैलेंस शीट में इसका फिगर जो जाना है वो जाएगा 4 लाख का। सो प्लीज राइट इट डाउन। ठीक है, ये हुआ 31 दिसंबर 2011 का। अब उसी तरीके से आई विल राइट डाउन नोट नंबर 2, note 1 ही, I'll write down share capital, date I shall write down 31st December 2012, ठीक है, and what will I write down? First one, share capital authorized 5000 equity shares of rupees 100 each and it shall be 5 लाख। ये चेंज नहीं होगा बेटा, मैंने आपको बताया था स्टॉक कन्वर्ट हुआ तो इसका अथोराइज पर चेंज नहीं होता। पिछली प्रॉब्लम के साथ कंफ्यूज ना करें, अगर आप स्टॉक में कन्वर्ट कर रहे तो आपका ऑथोराइज शेयर कैपिटल कैन नॉट चेंज। जब आपने कंपनी लॉ पढ़ा होगा तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो आपका ऑथोराइज कैपिटल का क्लॉज है उसके अंदर भी एक क्लियर कट लिखा हुआ है कि आपको नंबर ऑफ शेयर्स अलॉन्ग विद इट्स फेस वैल्यू देनी। तो ऑथोराइज शेयर का फेस वैल्यू कम ज्यादा अगर किया तो वो ऑथोराइज लिख सकते हो, है ना। पिछले क्वेश्चन में क्या हुआ था कि आपने शेयर कैपिटल के फेस वैल्यू में बदलाव किया, बट यहां पर आप सिर्फ शेयर्स को कन्वर्ट कर रहे हो स्टॉक में। तो बेटा जी इस केस में आपका ऑथोराइज चेंज नहीं होगा। अब ध्यान से देखिए, इशूड एंड सब्सक्राइब, अब इसका लिखने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और हम कैसे लिखेंगे, इक्विटी स्टॉक, इक्विटी स्टॉक मैंने कहना है 4000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच कन्वर्टेड इनटू स्टॉक, और वो कितना अमाउंट आ जाएगा 4 लाख and 4 lakh and it the total will tally 4 lakh. Agreed? So can I not say this part was important and this part was also important, that the face value is 100 in where issued में, बट जब हम बात कर रहे सॉरी इशूड नहीं ऑथोराइज में 100, बट जब हम बात करें इशूड और सब्सक्राइब तो हम कहेंगे इक्विटी स्टॉक 4000 इक्विटी शेयर, ये कन्वर्ट हो गए किसके अंदर, स्टॉक के अंदर। हमने ऐसी कोई चीज कही उसमें। एग्रीड? सो बेटा जी इत्मीनान से एकदम अच्छे से लिखो इसको। ये दिख रहा है क्या आपको? एक बार अच्छे से लिखो एकदम मेरे रसगुल्लो प्यारे प्यारे, है ना झंपुड़िया। नोट 1, शेयर कैपिटल 31st December 2013, and I shall write down first one, share capital authorized, I shall write down, ये चेंज नहीं होता है जैसे मैंने आपको बताया था, बट अभी ये कन्वर्ट हो गया है, अब ये वापस कन्वर्ट हो गया इक्विटी शेयर कैपिटल में। जरा जाके चेक करो क्या ऐसा ही हुआ था कि आपकी शेयर कैपिटल की एंट्री में ये कन्वर्ट हो चुका था हमारा शेयर्स 10 रुपए में, एक शेयर की 10 रुपए फेस वैल्यू हो गई थी।
अब वैसे मुझे बताओ, अगर हमारा ऑथोराइज कैपिटल 5 लाख है तो अब ये शेयर्स कितने हो जाएंगे? 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। प्लीज समझने की कोशिश करो मैं क्या कर रहा हूं। जब मेरा शेयर कैपिटल गेट्स कन्वर्टेड इनटू स्टॉक, मेरा ऑथोराइज्ड में शेयर कैपिटल ही दिखाता है, बट जब मेरा स्टॉक गेट्स कन्वर्टेड इनटू शेयर कैपिटल तब भी मैं शेयर कैपिटल ही ऑथोराइज दिखाता है। बट अगर शेयर कैपिटल का फेस वैल्यू पहले था 100 और अभी हो गया 10, तो मुझे 10 दिखाना पड़ेगा ना। मैं दिखा अभी भी रहा हूं शेयर कैपिटल ही, बट अभी मेरी फेस वैल्यू चेंज हो गई, इसलिए मैं लिख रहा हूं, क्योंकि पहले फेस वैल्यू मेरी कितनी थी 100, अभी कितनी है 10, तो इसलिए मैंने उसको 50,000 इंटू 10 कर दिया। मेरा अभी भी ऑथोराइज कैपिटल 5 लाख ही रहेगा। और फिर इधर मैं लिखूंगा इशूड एंड सब्सक्राइब, इशूड एंड सब्सक्राइब, और मैं कितना लिख दूंगा, आई विल राइट डाउन 40,000 equity shares, 40,000 equity shares of ₹10 fully called and paid up, और ये कितना आ जाएगा 4 लाख। सो डज दैट टैली विथ 4 लाख? यस। हैव यू ऑल अंडरस्टूड? तो इसको एकदम इत्मीनान से अच्छे से देखिए क्या क्या हुआ है। तो इसमें किस पर फोकस करना है, अगर आप इन दोनों के रिमार्क कॉलम में लिख लो तो सिर्फ प्रेजेंटेशन पर ध्यान देना है। प्रेजेंटेशन पर अगर अच्छे से ध्यान दोगे तो ये अपने आप समझ में आ जाएगा। मुझे एक बात बताओ, तो ये पहले वाले केस में हमने क्या किया था? हमने उस केस में पहले सब डिवाइड किया, सब डिवाइड करके कंसोलिडेट किया, वहां पर पेड अप वैल्यू पर फोकस करने के लिए मैंने आपको कहा था ऑथराइज कैपिटल की फेस वैल्यू हर बार चेंज हो रही थी। वहां पर हमको ये दिमाग में समझ में आ गया कि जो नया फेस वैल्यू होता है उसको ऑथोराइज की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर हम ऑथोराइज शेयर कैपिटल निकालते हैं। बट जब वो स्टॉक में कन्वर्ट हो जाता है तो स्टॉक में भी कन्वर्ट होने के बावजूद हमारा ऑथोराइज फेस वैल्यू में ही लिखते हैं हम कि कितनी क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू। बट जब स्टॉक दोबारा इक्विटी शेयर कैपिटल में कन्वर्ट होता है तब हमें पता चल गया कि क्वांटिटी कितनी है और उसकी फेस वैल्यू कितनी है, तो हम वो चीज लिख सकते हैं। यस और नो? सो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अब आप इसको एक बार रिवाइज करें अच्छे से। और अब हमारी मुलाकात होगी, आज की सेशन इतनी ही। अब हमारी मुलाकात होगी कल वापस, जिसमें इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के हम कुछ जर्नल एंट्रीज को रिवाइज करेंगे और शायद से कल हम इस टॉपिक को वाइंड अप कर देंगे। जैसे मैंने आपको वचन दिया था, प्रॉमिस दिया था कि बहुत कम समय में हम डिफिकल्ट टॉपिक्स को कंप्लीट करने वाले हैं, तो लेट्स कंप्लीट इट टुमारो। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। और जितना पढ़ाई हुआ, मतलब जितना आज हमने करा 1 घंटे में, उसको प्लीज अच्छे से रिवाइज करना। दिस विल रियली हेल्प यू आउट अ लॉट। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज। ऑलराइट, टेक केयर।